क्या मांगती हो भगवान से? पूजा पाठ कर पूजा गृह से वापस लौटी मंजू पर तंज कसता हुआ परवीन मुंह टेढ़ा कर मुस्कुरा रहा था। मंजू उसका व्यंग्य समझ गई, लेकिन खामोशी से अपने काम में लग गई। क्या कहती वह? कुछ पल के लिए ही सही मंदिर में भगवान की मूरत देख वह अपना हर दर्द भूल जाती, फिर हिम्मत जुटा अपने दिन की शुरुआत करती। उसकी खामोशी देख परवीन तिल मिला गया। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई न कोई बहाना खोजता, उससे लड़ने का। हर दिन काम में मीन मेख निकालता ताकि उसे घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ती। घर वालों ने उसे सर चढ़ा रखा था। परवीन कोशिश करता कि सब उससे नफरत करे, लेकिन वह अपनी इन कोशिशों में विफल रहा। रात दिन उसके दिमाग में यह जद्दोजहद चलती रहती, कैसे अपने और पल्लवी के रास्ते की मंजू रूपी दीवार को गिराए। उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। उसकी हर चाल उल्टी पड़ती। दिन प्रतिदिन उसकी झुंझलाहट बढ़ती गई। लैपटॉप पर पल्लवी से वीडियो चैट करते परवीन की सारी रात बीत गई। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। दोनों के शहरों में दूरियां बहुत थी, लेकिन नेट ने इनकी दूरियों को कम किया था। वह इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिर क्या कमी है? उसे अपने घर जाकर भी रह सकती है। जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम्हारी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती? तुम शांत हो जाओ पल्लवी, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। अपनी ज़िंदगी से तो क्या, इसे दुनिया से ही मिटा दूँगा। बड़ी सती सावित्री बनती है। क्या मैं नहीं जानता, जब मैं बाहर टूर पर जाता था तो क्या गुल खिलाती थी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं जीने लगा हूँ, वरना तो मेरे स्वार्थी परिवार वालों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। बस हर वक्त पैसा चाहिए इन्हें, मेरी कोई परवाह नहीं। मतलबी हैं सबके सब। लैपटॉप पर की स्क्रीन पर पल्लवी अपनी कातिलाना मुस्कान फेंकती है। अपने निर्वस्त्र शरीर पर हाथ फेरती हुई कहती, मैं तो कब की तुम्हारी हूँ, पर तुम्ही ने देर की हुई है। उसकी अदाओं से परवीन पागल हुआ जा रहा था। तुम फिक्र न करो, मैं जल्द ही इसे घर से निकाल दूंगा। फिर उसके बाद तुम यहाँ होगी, मेरे इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पर, हमेशा के लिए। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, कल फिर मिलेंगे। पल्लवी ने अपना पूरा हुस्न परवीन के सामने परोस दिया, जिसे संवारने के लिए परवीन अच्छी खासी रकम उसके बैंक अकाउंट में जमा करता था। जब भी मौका मिलता उससे मिलने पहुँच जाता। अभागी मंजू इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि उसका पति उसका है ही नहीं, लेकिन परिवार वालों की मान मर्यादा चलते खामोश रहती। कहती भी तो किससे? अपनी बीमारी से लाचार उसके सुंदर चेहरा कुम्हला गया था। उस पर बच्चों का पालन पोषण और परिवारजनों की सेवा में खुद को समर्पित कर वह ससुराल में तो सम्मान पा चुकी थी, लेकिन पति की चाहतों के आगे उसकी एक न चल पाई। उसकी जली कटी सुनना और मार खाना, यही उसने अपनी नीतिमान हालातों से समझौता किया हुआ था। बेटी को ट्यूशन से घर वापस लेकर लौटी मंजू पर परवीन बहाना बनाता हुआ भड़कने लगा। कहाँ गई थी हीरोइन बनकर? अपने यारों से मिलने? मंजू ने कोई जवाब न दिया। वह समझ चुकी थी परवीन फिर उससे लड़ने के मूड में है। सारी रात उसने लैपटॉप पर गुजारी है। वह उसका कमरा देख सुबह ही समझ गई थी, लेकिन उससे उलझने और वक्त बर्बाद न कर घर के काम में लग गई। परवीन पर तो पल्लवी के इश्क और हुस्न का नशा चढ़ा था। किसी भी तरह मंजू खुद ही घर से चली जाए या खुद उससे तलाक ले ले, इसके लिए आज फिर वह उसे उकसाना चाहता था। बिना वजह अनाप शनाप शब्दों की बौछारें करने लगा। रंडी जवाब नहीं दे रही और मंजू के बालों को जोर से पकड़ खींच घर के बाहर ले आया। साली, बार बार पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी, बता नहीं रही, बहुत ऐंठ आ गई है।
बेटी भागते हुए बाहर आई। पापा, मम्मा को क्यों मार रहे हो? वह तो मुझे लेने गई थी, और जोर जोर से रोने लगी। बेटी को रोता देख परवीन कुछ होश में आया। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही, इसलिए मारा इस हरामखोर को, कहता हुआ परवीन घूमने चला गया। मम्मा, आपने पापा को बताया क्यों नहीं? क्यों मार खाई? अगर मैं बता देती तो वह तब भी मारते बेटा। वह बच्चों से क्या कहती? उनका पिता क्या कर रहा है? अपना दर्द भूल मंजू ने बेटी के आंसू पूछ सीने से लगा लिया। बच्ची रोते रोते कहने लगी, मम्मा, आप यहाँ से दूर चलो, हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा गंदे हैं। ऐसे नहीं कहते बेटे। मंजू ने जब पिता के प्रति बच्ची के मन में नफरत का भाव देखा तो वह सोच में पड़ गई। आखिर क्यों? परवीन ऐसा क्यों करता है? लैपटॉप पर सारी रात क्या करता है? बच्चों के कोमल मन पर कितना गहरा बुरा असर पड़ रहा होगा, सोचकर वह सहम गई। साथ ही कुछ फैसला लेने के लिए सोचने लगी। अपनी सारी हिम्मत जुटा मंजू चुपचाप परवीन के कमरे में गई और उसका लैपटॉप खोल देखने लगी। आखिर वह क्या करता है? जैसे ही उसने गूगल हिस्ट्री चेक की तो जो कुछ उसे दिखा उसके होश उड़ गए। परवीन इस हद तक गिरेगा वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। अपनी हवस के लिए वह एक बाजारू औरत को घर में रखने को तैयार हो गया। उसने ठान लिया कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रोध से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने घर में सबको बताया और अपना फैसला भी सभी सकते में थे। काम करने के बहाने कई दिनों तक घर से बाहर रह परवीन यह गुल खिला रहा था। सबके शर्म से झुक गई। परवीन की माँ गुस्से से भर गई। आज इसे आने दो, बहू पर तोहमत लगाता है। खुद क्या कर रहा है? यह पूरा घर बर्बाद कर दिया इसने। तभी देव भागा हुआ आता है। माँ, भाभी जल्दी चलो। क्या हुआ देव? माँ, भैया का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं बाजार में था, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, जल्दी चलो। मंजू भी अपना गुस्सा भूल गई। क्या? भैया जल्दी चलो। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां बेड पर खून से लथपथ परवीन पड़ा था। बेहोश माँ जोर से चिल्लाई। यह क्या हो गया? वह लगभग बेहोश होने को थी। मंजू की भी रुलाई फूट पड़ी। परवीन को इस हाल में नहीं देख सकती थी, भले ही उसने उस पर कितने भी जुल्म किए हों। डॉक्टर ने बतलाया कि एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें उसकी सर्जरी करनी होगी। अधिक देर नहीं कर सकते, वरना परवीन की जान पर खतरा हो सकता है। काफ़ी खून बह चुका है। उसे ऑपरेशन थिएटर ले गई। परवीन का भाई रो रहा था। उसने ही बताया कि भैया बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बहुत ड्रिंक की हुई थी। नशे में वह खुद को और गाड़ी को संभाल नहीं पाई। तेज़ गति से सामने से आ रहा ट्रक उनकी गाड़ी से जा टकराई। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने गाड़ी से बाहर निकाला। तुम चुप हो जाओ देव, मंजू ने ढांढस बंधाया। तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम ठीक कहती हो बहू, बुरा ही सही, बेटा है वो मेरा, उसको ऐसे हाल में नहीं देख सकते हैं। बेबसी उनके चेहरे से साफ छलक रही थी। दोनों हाथों को जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आता है। सभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। कैसा है मेरा बच्चा? माँ जी ने डॉक्टर से पूछा। थोड़ी देर हो गई यहाँ लाने में, मरीज की टांगें काटनी पड़ेंगी, नहीं तो बचाया नहीं जा सकता। एक्सीडेंट में पूरी तरह से कुचल गई हैं। क्या? माँ यह सुनते ही बेहोश हो गई। देव ने उन्हें संभाला। भाभी, पापा, आप यहीं रहो, मैं माँ को घर छोड़कर आता हूँ। इन्हें यहाँ रखना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मैं देख लूँगी, मंजू ने खुद को संभालते हुए कहा। जल्द बताएं। आप पापा जी से पूछ लीजिए, मंजू ने ससुर की ओर इशारा करते हुए कहा।
उसकी रुलाई फूट पड़ी। ससुर ने कहा, खुद को संभालो मंजू, होनी को कौन टाल सकता है। आप वही कीजिए जो उचित हो डॉक्टर। ठीक है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। परवीन के पिता ने बुझे मन से साइन तो कर दिया, पर दुख का पहाड़ जो उनके परिवार पर टूट पड़ा था उसे उन्होंने समझ लिया था। वह बच्चों के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए अपने आंसुओं को अपने अंदर दबाकर रह गए और अस्पताल में रखे सोफे पर निठाल पड़ गई। मंजू समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ऑपरेशन हो चुका था। परवीन बेहोश था। उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति रूम में रहे, डॉक्टर्स ने बोल दिया था। मंजू रो रही थी। ससुर ने सांत्वना दी, चुप हो जाओ बेटा, होने पर किसका बस चलता है। भगवान का शुक्र मनाओ, वह जीवित तो है, वरना तो जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे देख वह जिंदा बच भी पाया, यही गनीमत समझो। मैं तुमसे क्या कहूँ, उस नालायक ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया, आज तक उसी का फल मिला है उसे। अब अपाहिज की जिंदगी जिएगा। मंजू ने अपने ससुर का चेहरा देखा। वह गुस्से और नफरत के साथ साथ दयनीय स्थिति में थे। मंजू ने कहा, ऐसी बात नहीं है पापा जी, बस वह भटके हुए हैं, वरना पहले उनका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा न था। यह तो सही कह रही हो बहू तुम परवीन, पहले ऐसा न था। उसकी बुरी संगति ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया है। ईश्वर उसे अब सही राह दिखाए। तभी देव के साथ परवीन के दोनों बच्चे भी आ पहुँचे। पापा कैसे हैं मम्मा, बताओ ना। ठीक है बेटा, दोनों वहीं माँ के साथ बैठ गई। देव तुम यहीं रुको भाभी के पास, मैं जरा घर जाकर तुम्हारी माँ को देख आता हूँ। वह अब कैसी है। वह ठीक है पापा, उनका बीपी लो हो गया था, साथ आने की जिद कर रही थी पर मैं नहीं लाया। ठीक किया, आखिर माँ ही तो है, वह अपने बेटे को इस हाल में कैसे देख सकती है। मंजू के ससुर घर जाते, वहाँ पूजा घर में पत्नी को बैठा देख वहीं चले जाते हैं। वह अधीर हो उठती है। कैसा है परवीन, बताओ, और रोने लगती है। वह उसे सीने से लगा खुद भी रोने लगते हैं। परवीन की माँ, हमारा बच्चा अपाहिज हो गया। मैंने उसे कहा था बहू के साथ प्यार से रहा कर, पर नहीं माना। पता नहीं कैसा भूत सवार था उस पर, हर समय गुस्से में रहता था। यह सब उस औरत की वजह से हुआ जिसके चंगुल में वह फंसा था। घर में बहू थी, बच्ची थी, पूरा परिवार था, लेकिन उसे हमसे कोई खुशी कहाँ थी। तुम ठीक कहती हो परवीन की माँ, अगर वो यहाँ खुश होता तो ऐसे चक्रों में न पड़ता। अब क्या अपने लायक भी न बचा। बेचारी बहू अभी भी उसके साथ खड़ी उसी के लिए रो रही है। उस बेचारी की क्या गलती, वह वही करती है जो उसे करना चाहिए। जलील तो परवीन है। ऐसे मत बोलो परवीन के पिताजी, उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। उस बाजारू को घर ला रहा था, अब आ जाएगी, अपाहिज के साथ रह लेगी। इसकी सेवा उसी को बुलाओ, आँख तो खुलेगी। जो करेगा वही करेगा, हम क्या करें। बुढ़ापे में यह दुख देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी बहू है, उसके साथ खुश नहीं रह सका नालायक। कहते हुए परवीन के पिता सुबकने लगे। दोनों पति पत्नी गम में डूब चुके थे। मंदिर में कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वहाँ अभागी मंजू बच्चों को अपनी बातों में बहलाकर उन्हें बहका रही थी, ताकि अपने पापा की हालत देख वह घबराए नहीं। परवीन हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर बेहोश था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। मंजू ने चेकअप करने आए डॉक्टर से पूछा, इन्हें कब तक होश आएगा। डॉक्टर ने कहा, कल तक होश आ जाएगा। बच्चों ने पापा को कमरे में बेहोश देखा तो वह मायूस हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि पापा दोनों पैर एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं, न ही किसी ने बताया। उनके मायूस चेहरों को देख मंजू ने उन्हें देव के साथ घर भेज दिया और वहाँ लाने के लिए मना कर दिया, ताकि उनके दिमाग पर बुरा असर न पड़े। थोड़ी देर में मंजू के ससुर राधे श्याम भी वहाँ पहुँचे। तुम खाना खा लो बहू,
कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। मंजू रोने लगी। मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ढांढस बंधाया और अपने आंसुओं को पी गई। पानी पानी, आह आह। सुबह सुबह परवीन की आवाज़ सुन पास में रखे स्टूल पर औंधी पड़ी मंजू के कानों में जैसे ही पहुंची, वह हड़बड़ा गई। 2 दिन बाद परवीन ने आंखें खोली। सामने मंजू को देख चीखने लगा, तुम मेरे सामने से हट जा। आ गई मेरे सामने, हट यहाँ से। मैं कहाँ हूँ? तभी राधे श्याम वहाँ आ जाते हैं। परवीन को पकड़ते हैं। खुद को संभालो बेटा। परवीन उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। क्या हुआ मुझे? मैं कहाँ हूँ? और चीखता हुआ अपने पैरों पर ढकी चादर हटा देता है। दोनों पैर नदारद, सिर्फ दोनों घुटनों तक पट्टियाँ बंधी थी। परवीन यह देख, मेरे पाँव, क्या हुआ मेरे साथ? कहता हुआ दोबारा बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, उसे इंजेक्शन लगाते हैं। वह फिर होश में आता है, सुबकने लगता है। राधे श्याम उसके सर पर हाथ फेरते हैं। वह उनसे लिपटा जाता है। आंसुओं का दरिया बह निकलता है। माँ भी पहुँचती है। परवीन, मेरे बच्चे मत रो। माँ, मेरे पाँव, मत रो बेटा। जो हो गया सो हो गया। तू बच गया, यह क्या कम है? तभी मंजू कहती है, माँ जी, दवाई का टाइम हो गया है। वह दवा ले परवीन के पास आती है। वह उसका हाथ छिटक देता है। यह सब इस मनहूस की वजह से हुआ। हट जा मेरे सामने से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मंजू सहम जाती है और चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर बेंच पर बैठती है। उसकी रुलाई नहीं रुकती। तभी नर्स वहाँ पहुँचती है। उसे रोता देख पूछती है कि क्या हुआ? आपके पति है ना वह, जिनका परसों एक्सीडेंट के बाद ऑपरेशन हुआ था? मंजू सिर हिला देती है। उसका मन किसी से बात करने को नहीं था। आप बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चले जाओ। आपके पति हैं वो, आपको उनके पास होना चाहिए। उन्हें दवा दे दी थी। मंजू चुप रहती है। नर्स ने कहा, ठीक है, वही दे देगी। आपने अपनी दवाई ली? परवीन चुप रहा। माँ बोली, बेटा मुझे बता दे कौन सी दवाई देनी है। मैंने इनकी पत्नी को सब बता दिया था। वह बाहर क्यों बैठी है? उनको बुलाओ। माँ उसे अंदर ले आती है। नर्स के सामने परवीन चुप रहा, चुपचाप दवा ले ली। वह मंजू को नफरत से देख रहा था। बहू, तुम घर चली जाओ, वहाँ बच्चे अकेले हैं, देव को भेज देना। मंजू घर आती है। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। मम्मा, पापा कब आएंगे? वह ठीक हो गए ना? हाँ बेटा, ठीक हो गए। जल्द ही हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। मंजू बच्चों के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए सामान्य बनी रही। उधर परवीन की हालत सुधर रही थी। वह बैठने लगा था। डॉक्टर्स ने जल्द ही डिस्चार्ज के लिए बोल दिया। तू जो मेरा न हुआ, किसी का नहीं। देव गाना गा रहा था। मंजू उसके पास पहुंची। क्या गा रहे हो देव भैया? कुछ नहीं भाभी, भैया की वजह से परेशान था। उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया न। अगर वह आपको नापसंद करते थे तो तलाक ले लेते। इस तरह आप पर जुल्म तो न करते, आपको जगह जगह बदनाम तो न करते। ऐसा कर उन्हें क्या मिला? अब क्या करेगी उनका? वो क्या ऐसा इंसान को पसंद करेगी जिसके दोनों पाँव कट चुके हो? अब तो उन्हें व्हील चेयर पर आना होगा। मंजू उदास हो गई। अचानक ही क्या हो गया? अब क्या होगा? परवीन उस पर तो जुल्म करेगा। ऐसी हालत में वह कोई फैसला भी नहीं ले सकती। अपनी ज़िंदगी का न ही इस हाल में वह परवीन को छोड़ सकती है। उसका मन घबराने लगा। क्या करूं? भगवान, यह सब क्या हो गया? देव से अपने आंसू छिपाकर मंदिर में चली गई और दोनों हाथ जोड़ दिए मूरत के आगे। हे कान्हा जी, यह कैसा इम्तिहान है? उसका पति जो उससे इतनी नफरत करता है, अब तो वह उससे और भी नफरत करेगा। तभी देव वहाँ आया। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हो? वहाँ अस्पताल में माँ का फ़ोन आ रहा है, वह आपको बुला रही है।
मैं क्या करूँगी? तुम्हारे भैया मुझे देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। मैं उनकी तकलीफ़ों को और नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। माँ, भाभी कह रही हैं कि वह वहीं बच्चों के पास है। अरे बहू को ले आ, मुझे इतना पता नहीं है। सारा सामान दवाइयाँ वहीं तो संभालती है, मुझसे नहीं होगा बेटा। परवीन कुछ नहीं कहेगा। मंजू जाने को तैयार हो जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है। भैया आप गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल में माँ काफ़ी परेशान हो रही थी, परवीन को संभाल नहीं पा रही थी। राधे श्याम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेपर ले रहे थे। मंजू और देव भी वहाँ आ पहुँचते हैं। आते ही मंजू ने सब संभाल लिया। परवीन खामोश था, वह बेबस हो चुका था। अब वह एक कदम भी बिना सहारे के कहीं आ जा नहीं सकता था। तभी व्हीलचेयर लिए वार्ड बॉय आ पहुंचा। सबकी आंखें नम थी। मंजू सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। परवीन हाइपर न हो जाए इसके लिए वह उससे दूर ही रही। देव और राधेश्याम ने परवीन को व्हीलचेयर पर बैठा दिया। परवीन पूरी तरह चुप था। मंजू ने मंदिर से लाया हुआ प्रसाद माँ जी के हाथों में रख दिया। माँ जी ने परवीन को खिलाने की कोशिश की। ले बेटा, प्रसाद खा ले। उसने गुस्से से माँ का हाथ झटक दिया। उस बेशरम औरत को बोलो मेरे पैर कटने की खुशियाँ मना रही है। अब तो बहुत खुश हो रही होगी। रंडी साली बच्चात, तेरा बदला पूरा हो गया, अब तो खुश है ना तू? इतनी जोर से चीखा कि हॉस्पिटल के लोग अचरज से देखने लगे। कितना बदतमीज आदमी है, अपनी बीवी से कोई ऐसे बात करता है? वहाँ खड़ी एक औरत ने कहा। तो माँ बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी इतने बड़े ड्रामा से गुजरा है। परवीन चुप हो जा बेटा, यहाँ तमाशा न कर, घर चल। राधे श्याम ने कहा। मंजू बेटा, तुमने परवीन का कमरा ठीक कर दिया था ना? माँ जी ने मंजू से पूछा। जी माँ, सब ठीक करके आई थी। परवीन अपने कमरे में शिफ्ट हो चुका था। सभी उसकी तीमारदारी में लगे थे। व्हीलचेयर पर बैठा परवीन खिड़की से बाहर झांक रहा था। वह बेहद मायूस था। जो वह चाह रहा था पूरी नहीं हो सका। वक्त की मार से बेबस हो चला था। मुझे बिस्तर पर लिटा दो देव, उसने अपने भाई से कहा। देव ने व्हीलचेयर से उठा, बिस्तर पर लेटा दिया अपने बड़े भाई को। आप थोड़ी देर आराम करो भाई, मैं ज़रा अभी आता हूँ। राजू को आपके पास भेज देता हूँ। रुको देव, 1 मिनट, मेरा लैपटॉप दे दो ज़रा। और हाँ, मेरे लिए दूसरा मोबाइल ले आना, पुराना तो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया। भैया अभी आप आराम करो, लैपटॉप बाद में चेक कर लेना। छोटे, तुझे जो कहा वो कर, मैंने कहा ना, लैपटॉप दे। जी भैया, देता हूँ, कहता हुआ देव लैपटॉप परवीन को थमा कमरे से बाहर चला गया। परवीन की बेचैनी पल्लवी से बात करने की थी, जिसे वह जाहिर नहीं कर पा रहा था। उससे बात करे कई महीने हो चले थे। न जाने किस हाल में होगी यह जानने के लिए वह बेचैन था। न जाने वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। परवीन ने लैपटॉप ऑन किया। पल्लवी के मैसेज, वीडियो कॉल्स की बाढ़ आई हुई थी। उसने जल्द ही उसे वीडियो कॉल की और अपने बारे में बताया। ओह पल्लवी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन मैं मरा भी नहीं हूँ। यह सब कैसे हो गया?